पेज नंबर 11 से पेज नंबर 10 से पढ़ना चालू करना था। यस सर। सेक्शन नंबर 61 से। सेक्शन 61 क्या बात करता है? पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल ना इंक्रीज करने का परमिशन बड़ा आसानी से मिल जाता है, लेकिन शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, ऑल्टर करना मतलब दोनों ही तो काम हुआ, बढ़ाना या घटाना। तो ये दोनों में ही जब काम कर रहे हैं ऑल्टरेशन, तो लिमिटेड कंपनी को क्या पावर है और कितना पावर है। तो जो लिमिटेड कंपनी है शेयर कैपिटल इफ सो ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल, मतलब आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए, कैन ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम इन इट्स जनरल मीटिंग टू इंक्रीज इट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक इज एक्सपेंडिएट। ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना अगर चाहता है कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है और वो अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं। तुमको पता ही है ऑथोराइज्ड, इशूड और पेड अप क्या होता है? ऑथोराइज्ड मतलब जितना शेयर बेचने का पावर है वो मेमोरेंडम में लिखा रहता है, तो उसको ऑल्टर करना है तो जनरल मीटिंग में कर सकते हैं। दूसरा बोला कंसोलिडेट एंड डिवाइड इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर। मेरा 100 रुपया का एक शेयर है, हम उसको 1000 रुपये का एक शेयर बनाना चाहते हैं, या मेरा 10 रुपये का एक शेयर है उसको हम 100 रुपये का एक शेयर बनाना चाहते हैं, मतलब आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट्स फेस वैल्यू, हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ठीक है, आई कैन डू दिस, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो कैपिटल उतना ही रह जाएगा ना, पहले 1 लाख शेयर था 10 रुपया वाला, तो भी 10 लाख कैपिटल था। अब 100 रुपये वाला में एक शेयर कर रहे तो हम 10,000 शेयर कर दिया, इंटू 100 कर दिया तो भी तो 10 लाख ही है। तो हम फेस वैल्यू लार्जर या स्मॉल अमाउंट का कर दिए। प्रोवाइडेड दैट नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ रिजल्ट टू चेंज इन वोटिंग परसेंटेज है। ये ध्यान रखना कि तुम्हारा इस कंसोलिडेशन या डिवीजन मतलब 10 को 100 बनाना या 100 को 10 बनाना, ये दोनों में ही परसेंटेज ऑफ वोटिंग चेंज नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज करने का मैंने तब क्या करें सर, तब आपको कोर्ट या ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगेगा। एक बात और बोला, कन्वर्ट इट्स फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर एनी डिनोमिनेशन, ये भी अलाउड है। तो अब तक क्या क्या पढ़े सर? आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना अलाउड है, बट देख लीजिएगा आपके आर्टिकल में इसका, मेमोरेंडम में इसका परमिशन और आर्टिकल में इसका परमिशन है। ठीक है, दूसरा बात सर, आप कंसोलिडेट या डिवाइड कर सकते हो 100 को 10 या 10 का 10, लेकिन ध्यान रख लेना वोटिंग परसेंटेज चेंज नहीं हो, और अगर हो तो कोर्ट का ट्राइब्यूनल का अप्रूवल से हो। और कन्वर्ट कर सकते हो आप स्टॉक को शेयर्स में और शेयर्स को स्टॉक में। इस शेयर्स और स्टॉक में क्या फर्क होता है सर? पहले बात की है हम लोग, शेयर्स मतलब जो नंबर में शेयर का बात करें, और स्टॉक मतलब जो परसेंटेजेस में बात करें, तो आप दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। सब डिवाइड इनटू शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट, ये उल्टा बोली दिया, अब हम पहले ही बोल दिया था। पहले बोला था आप 100 का 10 कर रहे हो, अब यहाँ बोला 10 का 100 कर रहे हो। सॉरी उल्टा, पहले बोले थे 10 का 100 कर रहे हो, 100 का 10 कर रहे हो, तो ये भी कर सकते हो। However, in subdivision, the proportion between the amount paid up and amount unpaid on each reduced share shall be same. हाँ, आप 100 का 10 कर रहे हो, 100 में आपका 80 रुपया पेड अप था, 20 रुपया बाकी था, तो 10 में भी अब क्या मानेंगे? 8 रुपया पेड अप है, 2 रुपया बाकी। प्रोपोर्शनेट में वही रह जाना चाहिए अल्टीमेटली। सर अगर कोई शेयर था जो कोई पब्लिक ले ही नहीं रहा, अनइशूड शेयर रह गया, हम उतारा था लेकिन कोई उसको लिया नहीं, तो सर उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये सब काम आपको अलाउड है, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना है, इस कैंसिलेशन का मतलब कभी भी शेयर कैपिटल में डिडक्शन नहीं होना चाहिए। वो शेयर कैंसिल कर रहे हो जो ऑलरेडी अनइशूड है। मतलब कोई भी वे में एक बात ध्यान में रखो ना, हम आपको शेयर दिया था हायर पावर का बोल के, और अब हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसका आपका पावर घट जाएगा, तो ये तो एज ए शेयर होल्डर हम आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो रिडक्शन नहीं होना चाहिए। और मेमोरेंडम का कौन सा क्लॉज में चेंज करोगे सर? कैपिटल क्लॉज में। क्या पास करके? ओआर पास करके।
रिडक्शन नहीं कर सकते, इंक्रीमेंट ओवर पास कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 60 का जो एप्लीकेबल है इट्स फॉर लिमिटेड कंपनी, इट्स नॉट लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स। ठीक है, अब आता है सेक्शन 62 जो बोलता है इश्यू ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी एक तरीके से राइट इशू का बात करो। आप राइट इशू भी कर सकते हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कर सकते हो, मतलब कुछ लोगों को शेयर दे रहे हो, या फिर राइट ऑफ प्रीएम्प्टेशन, यानी आप पहले से डिसाइडेड लोगों को शेयर दे रहे हो। ये मतलब सीधा बात है, आप एक नेचर ऑफ क्लास ऑफ शेयर आप ऑलरेडी इशू करके बैठे हो, उसका और शेयर मार्केट में उतार रहे हो। तो व्हेन अ कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब कैपिटल बाय इशूइंग फर्दर शेयर्स, पहले वो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर होने चाहिए, उसके बाद ही आप आउटसाइडर्स को या उन लोगों को इशू कर सकते हो जब कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। तो राइट इशू पहले ऑलवेज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, वो डिनाई कर दे तब कंपनी दूसरों के पास जाती है। आपके पास 3 हक है एज अ शेयर होल्डर, आप या तो राइट एक्सेप्ट कर लो, या राइट रिजेक्ट कर दो, या फिर राइट को रिनाउंस या एंटाइटलमेंट कर दो, मतलब आप वो राइट किसी थर्ड पर्सन को दे, है ना। ये पढ़े हैं पहले, याद है कि इसको बोलना एक बार। हाँ सुनिए, मेरे को एक कंपनी है, मेरे पास एक कंपनी का 10,000 शेयर है। कंपनी बोला यार 5 पे 2 शेयर ऑफर करेंगे, 2:5 का रेशियो, मतलब 5 पे 2। तो मेरे को कितने शेयर का राइट मिलेगा? 10,000 हुए, 5 × 2 कर लो, तो 4,000 शेयर का हमको हक मिलेगा। ठीक है, अब ये 4,000 शेयर में ना बेटा, मेरा मन हुआ हम 2,000 का शेयर तो हम खुद ही लेगा, 2,000 राइट को तो हम एक्सेप्ट करेगा। मेरे को लगा 1,000 का राइट ना फौजिया को हम बोला, देखो कंपनी क्या बोल रहा है, 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर है ना, हम 13 रुपया में इशू करेंगे, मतलब 3 रुपया प्रीमियम पे देंगे। हम बोला फौजिया को, देखो हम 2,000 शेयर तो ले लिए, हम फौजिया को बोला कि बोलो ये राइट मेरे से 2 रुपया पर शेयर करके लेने को तैयार हो गया, 1,000 शेयर का राइट हम तुमको देने को तैयार है, मतलब मेरा राइट हम फौजिया को बेच रहे हैं। इसी को बोलते हैं राइट एंटाइटलमेंट, या राइट को रिनाउंस करना है, राइट को एंटाइटलमेंट करना। हम फौजिया को बोला 15 रुपये में ले रहे हो क्या, क्योंकि 2 रुपये तो हम ले रहे हैं ना, फौजिया 13 रुपया कंपनी को देगी और 2 रुपया हमको देगी, क्योंकि अभी शेयर का मार्केट रेट मान लो 17 रुपया चल रहा है। फौजिया को लग रहा है तो 17 से भी ऊपर जाएगा, इससे 15 में लेने को तैयार। नीरज को लग रहा है भैया हमको रिस्क नहीं लेना, कहीं लेते लेते 13 के नीचे आ गया तो कंपनी भैया नीरज ले या फौजिया ले, कंपनी की जेब में 13 रुपया आना है वो आ जाएगा। फौजिया कंपनी को 13 रुपया दे देगी, नीरज को 2 रुपया दे देगी, राइट खरीद लेगी। ये हुआ राइट एंटाइटलमेंट। बाकी 1,000 शेयर का राइट शेयर वो हम छोड़ दिया, हम नहीं लेना चाहते, ना हम किसी को बेचना चाहते। तो ये हम तीनों काम कर सकता था। इसको राइट को रिनाउंस या एंटाइटलमेंट बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं राइट को रिजेक्ट करना। तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट और एंटाइटलमेंट। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे रूल पढ़ते हैं, सच ऑफर शेल बी मेड इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल बाय सेंडिंग अ लेटर टू ऑफर सब्जेक्ट ऑफ। सबको पहले लेटर ऑफ ऑफर भेजेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, subject to offer to be made by notice specifying the number of share offering and limiting time to accept the offer। हम ये बता देंगे कि हम 5 पे 2 दे रहे हैं, 3 पे 1 दे रहे हैं, 4 पे 2 दे रहे हैं, 1 पे 1 दे रहे हैं, ये हम बता देगा। और कितना दिन में आपको जवाब देना है ये भी उस नोटिस में लिख के भेज देगा। वो टाइम लिमिट 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए और 30 दिन से कम। ठीक है, और अगर आप जितना टाइम, मान लो हम 19 दिन टाइम दिया या 20 दिन टाइम दिया, तो लिमिट में आराम से 15 से ज्यादा दिन दे रहे हैं और 30 से कम दे रहे हैं। अब या तो आप उस पीरियड में हमको हाँ का आंसर दे दो या ना बोल दो, और आप कुछ नहीं बोले तो हम मान लेंगे आप डिक्लाइन कर दिए। 20 दिन जैसे ही पूरा होगा फिर हम बाहर की पब्लिक को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला नॉट एक्सेप्टेड विद इन टाइम लिमिट, देन डीम डिक्लाइन। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 92+ और सेक्शन नंबर 92+137, हम वही डर गए, हमने क्या 92 और क्या 137। इफ 90% ऑफ मेंबर गिव कंसेंट देन लेस देन 15 days आल्सो अलाउड।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 15 दिन से कम का टाइम देके भी राइट इशू निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे 90% मेंबर इस बात के लिए एग्रीड है। तो ठीक है, हमको 10 दिन टाइम दीजिए, हम जवाब देते हैं। देखो प्राइवेट लिमिटेड में 200 से ऊपर मेंबर नहीं हो सकता ना, तो 200 लोगों से पूछने में कंपनी को बहुत टाइम नहीं लग सकता। लेकिन बाहर जो नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड जब कंपनी होता है सर, वहाँ तो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं, लाखों करोड़। तो आपको ठीक से टाइम देना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ये प्राइवेट लिमिटेड में ऑप्शन है। हम बोला था ना राइट को हम क्या कर सकता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो ठीक है, इसके अलावा रिनाउंस और उसको एंटाइटलमेंट भी बोलते हैं। तो राइट एंटाइटलमेंट भी बोलते हैं। तो अनलेस आर्टिकल ऑथराइज प्रोवाइडेड अदरवाइज अबव ऑफर शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड राइट टू रिनाउंस द ऑफर। जब हम ये नोटिस भेज रहे हैं ना कि आपको लेना है क्या शेयर, अगर मेरे आर्टिकल में उल्टा लिखा हुआ है कि रिनाउंसमेंट का राइट नहीं है, देन तो आप रिनाउंस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। लेकिन अगर मेरे आर्टिकल में ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये नोटिस का मतलब आपको तीनों राइट है, आप तीनों में जो करना चाहो वो कर सकते। इस बात को हम उस ऑफर स्टेटमेंट में लिख दें, ठीक है। आफ्टर अच्छा, एक बड़ा गलत क्वेश्चन है, हुआ ये मेरा कंपनी 20 दिन का टाइम देगा राइट इशू का ऑफर निकाला। फौजिया नाम की मेरी एक शेयर होल्डर है, वो 20 दिन से बाद 22वें दिन आई और बोली हमको भी लेना है ये शेयर। तो कंपनी बोला देखो हम 20 दिन का टाइम लिमिट दिए, आप तो 20 दिन में जवाब नहीं दिए, हम क्या डीम्ड कर लिए कि आप राइट को डिक्लाइन कर दिए होंगे। लेकिन अब आप आ गए मेरे पास टाइम निकलने के बाद, आफ्टर टाइम लिमिट, और बोले हमको भी चाहिए। कंपनी क्या करेगा, डायरेक्टर क्या कंपनी को क्या डिसीजन लेना चाहिए? नॉर्मल पब्लिक की तरह उसको शेयर अलॉट करें। मेरा पॉइंट इतना ही नहीं, बात ये नॉर्मल पब्लिक और वो तो नहीं है ना, बात है कि राइट इशू का ऑफर तुम्हारे लिए है कि नहीं। देखो ये पहला बात तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर है कि वो लोग मना कर सकते। अच्छा, तो जैसे डेडलाइन पूरा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को भी वो शेयर बेच दिया, ठीक है। अगर नहीं बेचा है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तुमको शेयर दे दे। यहाँ पे ये एक तरीके से गाइडलाइन है कि दे देना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी शेयर होल्डर के डिसएडवांटेजेस में डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, शेयर होल्डर के अगेंस्ट या उनको नुकसान हो वैसा कोई डिसीजन नहीं लेता। अरे कंपनी को क्या फर्क पड़ता है बेटा, शेयर अभी भी किसी को नहीं दिया बाहर वाले को, और फौजी आई मांगनी अब, तो ठीक है ना दे दो, दिक्कत क्या है। तुम बाहर वाले को देते तो भी तो 3 रुपया प्रीमियम लेके 13 रुपये आता मेरे पास जेब में, तो क्या फर्क पड़ता, फौजी तो 13 रुपये दे रही है। तो कंपनी क्यों अपने शेयर होल्डर को नाराज करना चाहेगा, क्योंकि फौजी मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। तो हम कभी नहीं चाहेगा ना मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी से नाराज हो। और वो भी तब जब मेरे को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज भी नहीं है एज ए कंपनी बाहर बेच के लिए, तो हम तुमको दे देंगे। तो ये लेकिन गाइडलाइन है, यहाँ रूल क्या लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे, लेकिन उसके नीचे नोट में क्या बोलोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर के डिसएडवांटेजेस में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे कंपनी का भी नुकसान ही है। तो वो शेयर होल्डर एंड कंपनी दोनों का बेनिफिट देखते हुए डिसीजन लेगा। सर राइट इशू जो होता है वो जो मतलब एक कम प्राइस पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो दे रहा होता है। कम प्राइस पे नहीं बेटा, सुनो मेरा बात, 10 रुपया का शेयर है, 3 रुपया 5 रुपया 2 रुपया जो भी प्रीमियम जोड़ा, और हम आपको भी प्रीमियम शेयर दे रहे हैं। मार्केट प्राइस जो भी चल रहा हो, मार्केट प्राइस लेस से 17 रुपये चल रहा है। यस ऑब्वियसली हम आपको मार्केट प्राइस से कम में दे रहे हैं, ज्यादा में दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है 19 में दे रहा होता, 9 रुपया प्रीमियम लगा के। इनको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, बट कोई भी कंपनी बेवकूफ थोड़ी ना, मार्केट में 17 में बिक रहा है तो कंपनी 19 में बेचेगा, कोई कंपनी से लेगा ही क्यों। जिसको पैसा इन्वेस्ट करने का मन हो तो बारी बार ले लेगा फिर। तो जनरली कंपनी मार्केट प्राइस से कम रखता है, लेकिन प्रीमियम पे रखता है, डिस्काउंट पे नहीं। और वही प्राइस कंपनी बाहर वालों को भी ऑफर कर। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अलग प्राइस ऑफर होगा और आउटसाइडर्स को अलग। कंपनी को ना बेटा मार्केट क्या प्राइस चल रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन था, हमको समझ में आ गया। ऑफर टू एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉइज को ऑफर दे सकते हैं। हाँ सर,
इसी को तो शॉप बोलते हैं। लेकिन कंपनी को पहले एसआर पास कर लेना और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करते हुए एसआर पास करके दे दो एम्प्लॉयज को शेयर, ठीक है। और कुछ कुछ केस में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप हो तो आप ओआर भी पास करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक लिमिटेड का एम्प्लॉयज को शेयर देना तो एसआर पास करो, चाहे वो ईशॉप हो चाहे स्वेट इक्विटी। सर दोनों में फर्क क्या है? लोग बोल देते हैं ना ईशॉप और स्वेट इक्विटी एक ही जैसा है। एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को शेयर ऑफर कर रहे हैं लेस देन मार्केट वैल्यू, या फिर लेस देन फेस वैल्यू भी डिस्काउंट पे दे सकते हैं इनको। तो सर दोनों में फर्क क्या है? ईशॉप या स्वेट इक्विटी? सर बहुत बड़ा फर्क है। स्वेट इक्विटी आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो कंपनी को कुछ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कोई वैल्यू एडिशन करके दे रहे हैं। कंपनी के लिए पसीना बहाया है सर, स्वेट बहाया है, स्वेट, इसीलिए नाम है स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। और सर ईशॉप जब आप दे रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आप जनरली देते हैं एम्प्लॉय को रिटेन करने के। आपको लगता है कि एग्जांपल देते हैं, फौजिया मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आए, हमको फौजिया का नॉलेज स्किल बहुत अच्छा लगा, बट मेरा कंपनी में इस बार मैनेजर का पोस्ट के लिए 8 लाख का ही पैकेज था। कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया था कि 8 लाख के ऊपर पैकेज नहीं जाएगा। हाँ फौजिया लेकिन बोल रही हम 10 लाख के नीचे जॉब ज्वाइन नहीं करें। हमको लगा ये तो हाथ से जा रहा है बढ़िया एम्प्लॉय। तो एचआर क्या किया, अपने ऊपर वाले लेवल पे डायरेक्टर लोगों से बात किया। डायरेक्टर बोला एक काम करो, देखो सैलरी पैकेज नहीं बढ़ा सकते क्योंकि और कैश देने का कंपनी का हिम्मत नहीं, कंपनी और नहीं देना चाहता इस पोजीशन के लिए, कंपनी को 10 लाख का और सैलरी नहीं देना। तो हमने बोला ठीक है एक काम करो, उसको बोलो 3 साल जॉब में कंटिन्यू करेगी। अगर कंपनी का डायरेक्टर मेरे को बोल रहा है मैं एचआर है, तुम मेरे यहाँ पे जॉब करने आए हो फौजिया, तो हम तुमको बोल रहा है कंपनी के डायरेक्शन पे कि देखो पैकेज तो 8 ही लाख रहेगा, 3 साल अगर लगातार जॉब कर लिए तो तुम्हारे लिए शेयर्स खरीदने का एक राइट ले आएंगे कम दाम को, तो तुमको 7-8 लाख का शेयर कम दाम में दे देंगे। तुमको लगा अरे ठीक है, सैलरी तो आ ही रहा 8 लाख, जिस दिन ये ईशॉप का राइट मिलेगा 7-8 लाख का शेयर यानी 6 लाख का जो हम सैलरी खो रहे हैं उसके बदले हमको 7-8 लाख का शेयर का मिल जाएगा, वो भी मार्केट प्राइस से कम दाम में। तो एक तरीके से हम कंपनी के ओनर भी बन जाएंगे, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इट्स फाइन इनफ, और ये इस बात के लिए एग्रीड। ये हुआ ईशॉप। एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन का प्लान दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ऑफर टू एनी पर्सन, मतलब कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर कोई भी उसको दे सकते हैं, लेकिन ऐसा पास होना चाहिए पहले मेन शेयर होल्डर से तो परमिशन ले लो, क्योंकि उनका परसेंटेज ऑफ राइट गिर जाएगा। मेरा ऑलरेडी बाजार में 2 लाख शेयर बेचा हुआ है, हम और 50,000 शेयर अगर ईशॉप के नाम पे बांट दे। फौजिया के पास एक मिस्टर एक्स है, उसके पास जब मेरा 2 लाख शेयर बेचा हुआ है मार्केट में, तो उसके पास मेरी कंपनी का 10,000 शेयर है, उसका परसेंटेज ऑफ वोटिंग कितना हो गया? 5%। 2 लाख का 10% 20,000 होता है, तो आधा हो गया 5%। अब मान लो हम अपना 2.5 लाख शेयर कर लिया, 50,000 ईशॉप के नाम पे बांट दिया, अब उसका परसेंटेज होल्डिंग किया 10,000 बाई 2.5 लाख इंटू 100, 5% से कम ही आएगा। जो भी आएगा नहीं फर्क पड़ता कैलकुलेशन में, जो भी आएगा 5 से कम ही आएगा, क्योंकि जब 10,000 को 2 लाख से डिवाइड करते हैं, 10,000 को 2.5 लाख से डिवाइड करते हैं। तो सर कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इस बात पे नाराज हो सकता है ना कि मेरा परसेंटेज जबरदस्ती तोड़ दिया गया। तो इसीलिए पहले एसआर पास कर लो, शेयर होल्डर अप्रूवल दे, तभी शॉप में जाए। ये कैश के बदले भी दे सकते हैं, अदर देन कैश भी दे सकते हैं। मतलब या तो हम उनसे पैसा ले रहे हैं या 0 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि वो मेरे को इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना के दिया, मेरा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दिया, कंपनी का बल्ले बल्ले हो गया। तो सर ये अच्छी बात है, तो कंपनी इसको क्यों नहीं खुश करेगा? ईशॉप दिया तो सर यहाँ पैसा नहीं लेगा, नहीं लिया कंपनी का मन, पूरा डिस्काउंट कर दिया, मतलब ये बोलना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कंपनी को कुछ मिला नहीं फोकट में बांट दिया। सर मिला ना, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मिला जिससे कंपनी का सॉलिड फायदा होगा। कोई बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम कर दिया, आईक्यू लेवल का, आईटी लेवल का काम, ऐसा कुछ भी सर जो कंपनी को बहुत बेनिफिट पहुंचाऊंगा। तो सर जी अगर ऐसा कुछ करके दिए
तो फ्री में, कम दाम में, कंपनी जैसे दे कंपनी का चॉइस, ठीक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, हम जितना का भी उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, भले वो 10 का 10 रुपए डिस्काउंट कर रहे हैं, 10 का माल 0 में दे रहे हैं या 10 का माल 4 में दे रहे हैं, जो भी डिस्काउंट कर रहे हैं, 6 रुपया का, 10 रुपया का, इसको हमको पहले बात तो मतलब ऐसे नहीं ना रैंडमली लो दे देते 4 रुपया का डिस्काउंट। सर जी वो आपको फायदा ही पहुंचाया 20 लाख का, तो आप उसको 20 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट थोड़ी दे दो। तो ये बात का तो प्राइसिंग का वैल्यूएशन होना चाहिए कि कैसे आप डिसाइड करें कि शॉप किस रेट पे देंगे। तो इसके लिए आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपको एक वैल्यूएशन कराना पड़ेगा कि वो जो हमको सॉफ्टवेयर बना के दिया उसका कितना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, तो उस बेनिफिट के हिसाब से हम उसको ऑफर प्राइस निकालेंगे। ठीक बात। ये बात था सर, आपको बोला ना एसआर पास करना पड़ेगा, तो एसआर पास करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना पड़ेगा, तो उनको उसके लिए नोटिस भेजना पड़ेगा। वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से होना चाहिए या ई मोड या कुरियर से होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई तरीका हो जिससे तुम प्रूफ कर सको बाद में कोई शेयर होल्डर आके ये इल्जाम न लगा दे अरे हमको तो नोटिस नहीं मिला था, मेरे को बिना नोटिस दिए कंपनी सौंप दे दिया अपने एम्प्लॉइज, है ना। ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑनलाइन मोड, कुरियर ऐसा कुछ करो जिसमें आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। जिस दिन इशू चालू हो रहा है उसके 3 दिन पहले। प्रोविजन दिस सेक्शन नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, जब कंपनी डिवेंचर को या कोई और प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है तब शेयर होल्डर का अप्रूवल की जरूरत है। मतलब ऑलरेडी एक डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ था जो कन्वर्टेबल था, ठीक है, तो फिर दोबारा आपको परमिशन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बात है जब आप ये कन्वर्टेबल डिवेंचर या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हो जो बाद में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस बात का परमिशन शेयर होल्डर से तभी ले लिए थे जब आप इसको इशू किए थे। मान लो हम कोई मेरा कंपनी है नीरज प्राइवेट नीरज लिमिटेड, हम फौजिया को एक डिवेंचर बेचा है जिसको हम बोला है कि 5 साल रखो, 5 साल बाद वो 100 डिवेंचर है ना वो 50 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लेते, मतलब हर 2 के बदले 1, 2 डिवेंचर के बदले 1 इक्विटी शेयर ले जा, या 1 के बदले 1 जैसे भी हो। तो भैया जी ये जब हम ऐसा डिवेंचर इशू किए जो 5 साल बाद रिडीमेबल हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है ना उसको ऊपर पहले शेयर होल्डर से परमिशन ले लियो, कन्वर्टेबल हो जाएगा सर, कन्वर्टेबल, ठीक है ना। तब आपको ये कन्वर्जन हो रहा है ना डिवेंचर या लोन का शेयर में, तब आपको जरूरत नहीं है अप्रूवल। अब आता है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इशू टू गवर्नमेंट। सर जब गवर्नमेंट को आप कोई डिवेंचर दिए जो बाद में शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको माना गया है कि गवर्नमेंट को ये दे रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। इट मे बी ऑर्डर और डायरेक्ट दैट डिवेंचर लोन प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू शेयर ऑन टर्म्स एज मे बी अपीयर टू रीजनेबल टू गवर्नमेंट। तो उसके लिए जो कन्वर्जन का टर्म्स एंड कंडीशन होगा ना वो तुम नहीं तय करोगे, वो गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। मान लो तुम गवर्नमेंट को ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बेचे थे बट गवर्नमेंट को लग रहा है ना कि देश के हित के लिए कन्वर्जन होना जरूरी है, तो करो इसको कन्वर्ट। मतलब चाहे ऑप्शन था या नहीं था कन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट बोला है तो करो कन्वर्ट। प्रोवाइडेड दैट टर्म्स ऑफ सच कन्वर्जन नॉट एक्सेप्टेबल टू कंपनी। अगर कंपनी को लगता नहीं गवर्नमेंट तो हमें जबरदस्ती थोप रहा है, नहीं करेंगे हम तो कन्वर्ट, हम तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ही दिए थे गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट आके बोल रहा है नहीं कन्वर्ट करो, देश के हित का बात है, और तुमको लग रहा है नहीं ये तो फालतू का फोर्स का बात हो रहा है, इसमें कोई देश का हित नहीं, तो सर लड़ने का कहीं जगह है क्या? हाँ, लड़ने का मतलब गवर्नमेंट से हाथापाई नहीं करनी, जाके उनका सर नहीं फोड़ देंगे, ठीक है। चाहे 60 दिन के अंदर आप ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते। अब अगर ट्राइब्यूनल आपको डिसीजन दे कि नहीं देना ही पड़ेगा तो दो, और ट्राइब्यूनल बोल दिया कि नहीं तो ठीक है, गवर्नमेंट को ट्राइब्यूनल का बात मानना पड़ेगा। इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स, जब ये टर्म्स फाइनलाइज हो रहे हैं गवर्नमेंट क्या बात ध्यान में रखिएगा, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी देखिएगा गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है ना गवर्नमेंट भी बूट उठा के बोल देगा नहीं कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं होता है सर।
गवर्नमेंट भी तो कंपनी का फायदा नुकसान देख के बात करेगा ना, तो वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, किस टर्म्स पे वो डेट इशू हुआ था वो देखेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी देखेगा, और कोई अदर पॉइंट लगेगा तो भी। मतलब सर जी गवर्नमेंट भी इसको या को ट्राइब्यूनल भी इसको पहले ठीक से गो थ्रू करेगा। अब उसको लगता है कि नहीं ये सही में ही देश का हित का बात है और कंपनी को इससे कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होगा, तो फिर ठीक है ना, आप ऐसा वैसा सब गोली मारो, शेयर होल्डर के अप्रूवल गोली मारो, करो गवर्नमेंट चाहता है तो फिर सब प्रोसीजर साइड में करो और बस करना है एकदम। तो इफेक्ट टू गवर्नमेंट पासिंग सच ऑर्डर, नो अपील और वेयर अपील इज मेड हैज बीन डिसमिस्ड। पहला बात तो आपको ट्राइब्यूनल के अलावा और कहीं अपील करने का मौका नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं जा सकता, और एक बार अपील यहाँ से डिसमिस हो गया तो चुपचाप बात मान लो, ठीक है। अब आप अपने मेमोरेंडम को चेंज करो, ऑथराइज कैपिटल को चेंज करो और गवर्नमेंट को शेयर दे। अब ईशॉप के ऊपर थोड़ा ढंग से कुछ एक बात और करें, ऊपर खाली बेसिक बात उठाया था, अब यहाँ ईशॉप को पूरा एक्सप्लेन किया। पहले बात तो ईशॉप क्या बोला, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड, लेकिन यहाँ परमानेंट कंडीशन लगा दी। ईशॉप का राइट किसको दे सकते हो, परमानेंट एम्प्लॉय। अच्छा, लेकिन डायरेक्टर के केस में क्या बोला, चाहे होल टाइम हो या नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं देंगे, होल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर को देंगे। वो एम्प्लॉय मेरा अपनी कंपनी का हो सकता है या मेरी होल्डिंग सब्सिडियरी का भी हो सकता है, सब चलेगा, बस परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए और डायरेक्टर इंडिपेंडेंट छोड़ के कोई भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग नहीं करना चाहिए वो एम्प्लॉय। मतलब वो एम्प्लॉय खुद प्रमोटर नहीं हो, अब बहुत बार प्रमोटर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय का पोजीशन में दिखा देगा और ले लेगा ये सब, तो बोला ना मुन्ना ये तो चिटिंगबाजी है। अंबानी जी मुकेश अंबानी बोलेंगे हम भी तो मजदूर ही है कंपनी का, हम भी तो खट ही रहे, हम भी तो मेहनत कर ही रहे, सुबह से रात तक मीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, हम भी एम्प्लॉय है, हमको दो ये सब। गवर्नमेंट बोला ना, प्रमोटर को नहीं देंगे, प्रमोटर खुद को एम्प्लॉय भी दिखाएगा तो भी नहीं देंगे। हाँ, डायरेक्टर who himself or via relative hold more than 10% of outstanding equity share of the company, तब नहीं, मतलब डायरेक्टर को आप 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर वो ऑलरेडी 10% शेयर होल्ड कर रहा है तो उसको भी नहीं दे पाएगा। तो सीधा बात पहले क्या बोला, परमानेंट एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के कोई भी डायरेक्टर हो, इनको आप दे सकते हो, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप का तो नहीं दो, और अगर वो डायरेक्टर के बाद 10% से ज्यादा ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है तो उसको मत, ठीक है। स्टार्टअप अगर आप हो तो ये दोनों एक्सेप्शन पहला 10 साल तक आप पे एप्लीकेबल है, मतलब आप दे सकते हो किसी को, ठीक है ना। वो एम्प्लॉय को भी दे सकते हो जो प्रमोटर है, डायरेक्टर को भी दे सकते हो जो 10% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। अगर आप कौन हो, स्टार्टअप बिजनेस, तो पहला 10 साल तक आपके लिए ये दोनों एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है, आप किसी को भी ईशॉप दे सकते हो। अब आता है टू इशू द ईशॉप, लिस्टिंग कंपनी को क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, सेबी का सारा गाइडलाइन मानना पड़ेगा। सर लिस्टिंग कंपनी को शेयर्स के मैटर में जब भी कुछ डिसीजन लेना हो उसको हमेशा इनका कंपनी एक्ट तो फॉलो करना ही है, साथ साथ उसको सेबी भी फॉलो करना होगा, ये कॉमन बात है सर, इसमें नया बात कुछ नहीं, ठीक है। ये हर जगह कॉमन बात है, लिस्टेड कंपनी को हर बार सेबी का गाइडलाइन फॉलो करना, शेयर्स के मैटर में जब भी कोई डिसीजन ले, ठीक है। कैंसिल ऑफ शेयर, मतलब क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर, जो कन्वर्जन ऑफ शेयर जो कर रहे हैं, राइट इशू, बोनस इशू, है ना तेना जो कर रहे हैं, हर केस में उसको सेबी का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। मैं वो ये नहीं बोल सकता कंपनी एक्ट तो फॉलो कर रही है, नहीं भाई तुम लिस्टेड है ना, तेरे ऊपर सेबी का भी पावर है। सर आता था लिस्टेड कंपनी के लिए क्या करना है, अगर ईशॉप इशू करना है, देखो सबसे पहले तो बोला एसआर पास कर लो, मिनिमम पीरियड 1 ईयर बिटवीन, आपको ग्रांटिंग एंड वेस्टिंग में 1 साल का काम, 1 साल का गैप होना चाहिए। अब ये वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, ये सुनने लायक वर्ड हो, ठीक है। एक दो पीरियड हम बोल रहे हैं, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, एक्सरसाइजिंग पीरियड,
तो पढ़ा था। हाँ, हम दोबारा बता देगा, डोंट वरी। और एक होता है वेस्टिंग पीरियड। एक्सरसाइजिंग पीरियड मतलब हम आपको ईशॉप का ऑफर जब दिया ना, तभी हम बोला फरिया जी हाँ। आपको 3 साल तो काम करना पड़ेगा, तभी ऑप्शन आपके लिए अलाउ होगा। आप अगर 1-1.5 साल 2 साल में जॉब छोड़ के चले गए और आप बोलोगे मेरे को ईशॉप का राइट दो, नहीं देंगे। हम तो बोले थे 3 साल नौकरी करना होगा। ये हाँ। 3 साल जो आपको पहले टिकना पड़ेगा मेरे यहाँ, ये हो गया एक्सरसाइजिंग पीरियड। देखो हम बोला ना, मैं एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते हैं, छोड़ के नहीं बात, इसलिए लालच दिया। अब वो इस लालच में 3 साल कंटिन्यू कर जाएगा, 3 साल 5 साल जो भी हम कंडीशन रखा। ऐसा नहीं है कि सर कहीं पे 3 साल फिक्स लिखा है। जो भी मेरा एक्सरसाइजिंग पीरियड है वो पूरा नहीं करोगे, बीच में जॉब छोड़ दिया, तब नहीं देंगे। ठीक है। और वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? मान लो आप ज्वाइन किए मेरे यहाँ जॉब 1 अप्रैल 2018 को, और हम कंडीशन लगाते हैं कि 3 साल का एक्सरसाइजिंग पीरियड है, तो 3 साल कब कंप्लीट होगा? 1/4/2019-20-21 है ना। तो 1/4/21 के बाद आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब ये शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन इसका भी आपको चाहिए, खरीदने के लिए कितना टाइम देगा हम आपको। अब आप तुरंत नहीं लेना चाहते, आपको लग रहा है अभी तो मार्केट प्राइस बहुत डाउन है, हाँ। और कंपनी बोला नहीं आज ही बताओ लोगे कि नहीं, तुम्हारा 3 साल पूरा हो गया, बोलेगा वाह अच्छा बतना सीधा। तुम 3 साल का टाइम लिया, हमको शेयर दोगे नहीं दोगे वो देखने में, और हमको 1 दिन में बोलते हो जवाब दो। और अभी तुम्हारा शेयर प्राइस डाउन, हम क्यों ले? मार्केट में बुरी तरीके से गिरा हुआ तो लेके करोगे क्या उस शेयर? ठीक है, तो तुमको 1 साल का टाइम देंगे यहाँ से, मतलब 1/4/2022 के अंदर अंदर तुमको जवाब दे। ये 1 साल में या तो ले लो या ऑप्शन लैप्स। ये 3 साल हम तय करेगा एज ए कंपनी। एक्सरसाइजिंग पीरियड कंपनी डिसाइड करेगा, बट वेस्टिंग पीरियड कंपनी लॉ डिसाइड कर दिया 1 साल। ठीक है। अगला लाइन क्या बोला? अगला रूल सर ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा, मतलब ये राइट आप किसी और को बेच नहीं सकते। वेस्टिंग पीरियड और एक बार बोलो। वेस्टिंग पीरियड मतलब जिस दिन एक्सरसाइजिंग पीरियड खत्म हुआ, वहां से 1 साल का टाइम हम आपको देगा, जिसमें आपको वो शेयर लेना है या नहीं लेना, आप जवाब दो। अच्छा। 1 साल निकल गया, आप ओवरलैप्स, मतलब 1 साल में शेयर ले लो, सीधा समझ। लेकिन ये वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 साल बोला है कंपनी, ऐसे कंपनी आपको ज्यादा टाइम भी दे सकता है, समझे? बेटा ये बात सोचो ना, आपको 3 साल पहले जब जॉब ज्वाइन किए थे तब हम बोला था 3 साल टिकोगे तो ये ऑफर आपके लिए ईशॉप। अब बेटा जी 3 साल पूरा होते होते शेयर का मार्केट तो कहीं भी निकल सकता है, और उस समय हम दाम तय कर लिया था कि एक शेयर जिसका दाम 100 रुपये है हम आपको 70 रुपये में देंगे। तो भैया जी आज तो मार्केट प्राइस है 60 रुपये, अब आप 70 में मेरी कंपनी से बाई क्यों करोगे? तो आप बोलोगे नहीं हमको तो नहीं चाहिए, तो मिला के ठीक है नहीं चाहिए तो जाओ ऑफर लैब्स। अरे ऐसे क्या 1 दिन में बोल के लैब्स, कुछ तो टाइम दो, वापस शेयर मार्केट ऊपर जाए तो हम ले पाए आपका ईशॉप का ऑप्शन। तो कंपनी बोला अच्छा ठीक है, मिनिमम कंपनी ने क्या बोला, मिनिमम 1 साल का टाइम देना पड़ेगा उसको, हाँ या ना के जवाब देना। 3 साल पूरा होने के बाद 1 साल, ठीक है। अच्छा ये ऑफर आप किसी को ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाए तो फिर वो लीगल एयर का ऑफर चला जाएगा कि वो ले सकते, ठीक है। कंपनी टू मेक स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर एम्प्लॉय इक्विटी शेयर एनेक्स टू द नोटिस। कंपनी को इस बात को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये इक्विटी शेयर इतना शेयर का ऑप्शन हम दे रहे हैं और कितना प्राइस में दे रहे हैं, ताकि शेयर होल्डर को पता रहे कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कितना शेयर दे रहा है ईशॉप के नाम पे और किस प्राइस पे दे रहा है, ठीक है। हाँ अब आता है बड़ा मजेदार बात, सर हमको एक्सरसाइज पीरियड समझ में आया कि जितना दिन नौकरी करना पड़ेगा, सर हमको वेस्टिंग पीरियड समझ में आया कि उतना दिन उनको आया ना का जवाब देना पड़ेगा, ले रहे हैं कि नहीं एक्सरसाइजिंग पीरियड के बाद से, जो कि मिनिमम 1 साल मैक्सिमम कंपनी की चॉइस। सर इसके बाद लेते ही अगर हम बेच दें ना, आप लेते ही नहीं बेच सकते, तो कंपनी उसके लिए लॉक इन पीरियड रखी।
लेकिन वो कितना दिन का होगा वो कंपनी के फ्रीडम पे। तो एक्सरसाइज पीरियड और लॉक इन पीरियड कंपनी डिसाइड करेगा कि मिलने के बाद भी तुमको मिनिमम ये 2 साल रखना पड़ेगा, शेयर 2 साल, उसके बाद बेच सकते। ये 2 पीरियड कंपनी को डिसाइड करना। वेस्टिंग पीरियड आरओसी बोल दिया है, कंपनी एक्ट बोल दिया है कि आपका मिनिमम 1 साल होगा, मैक्सिमम जो कंपनी चाहिए। और जो आपको ये ऑप्शन मिला है ना, उसको आप कहीं गिरवी नहीं रख सकते। मतलब मेरे को कंपनी से शेयर करने का ऑफर मिला है, हम उसको कहीं गिरवी रख के लोन ले लें, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है सर, मेरा एक एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन किया, हम उसको बोला था 3 साल का एक्सरसाइजिंग पीरियड है, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 2 साल का लॉक इन पीरियड। एक्सरसाइजिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, लॉक इन पीरियड। सर वो बीच में ना परमानेंटली इनकैपेबल हो, 3 साल अभी पूरा नहीं किया नौकरी, अभी तक 3 साल पूरा नहीं किए, तो फिर वो ऑप्शन उसी दिन उसके लिए अवेलेबल हो जाए। अब उसको और टाइम वेट करने का दरकार नहीं। कंपनी के पास एक्सरसाइज प्राइस का फ्रीडम है, कंपनी किस दाम में एम्प्लॉय को देगा वो कंपनी के चॉइस पे। इसके लिए नो राइट, अच्छा इन शेयरों पे कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, ठीक है। नो राइट टू वोट और रिसीव डिविडेंड अनलेस शेयर्स आर इशूड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय के अलावा आप किसी को नहीं दे सकते ये शॉप। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन, अगर आप टाइम के पहले खुद रिटायर कर दो या टाइम के पहले बॉस आपको जॉब से निकाल दे, कुछ आप गड़बड़ की हो, तो फिर ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, ऑफर एक्सपायर। ये जो वोटिंग और डिविडेंड का राइट कब मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है इन शॉप से? नो राइट टू वोट या रिसीव डिविडेंड अनलेस इशूड ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। अगर वो शेयर इशू करते वक्त लिख दिया था कि डिविडेंड का हक होगा इनमें या वोटिंग राइट होगा इनमें, तब तो है, नहीं तो नहीं। मतलब वो एक्सरसाइज में ही लिख दिया गया था, तब तो ठीक है। शेयर होल्डर हाँ बोल दिया था, ठीक है इनको भी दे दो वोटिंग पावर और डिविडेंड पावर, और शेयर होल्डर मना कर दिया तो कंपनी क्या बोलेगा, हम शेयर दे रहे हैं, आप शेयर को मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हो एज एन एम्प्लॉय, लेकिन आपको मीटिंग में वोट करना है या मीटिंग में डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। In case of amalgamation, adjust the period for which the option were held in prior company। यहाँ देखो मेरा कंपनी एक्स लिमिटेड, ये कॉमन सेंस का बात है बेटा। मेरा कंपनी एक्स लिमिटेड, फौजिया को बोला था 3 साल मेरे यहाँ काम करो तो शेयर खरीदने का राइट देंगे। फौजिया को ऑलरेडी 2 साल हो गया काम करते हो, अभी 1 साल बचा है, और उस बीच मेरा कंपनी किसी और कंपनी से मर्ज हो गया, अमालगामेट हो गया, तो बट ऑब्वियस बात है ना, उस कंपनी में फौजी और 1 साल काम कर ले तो उसको शेयर मिलने का राइट हो जाएगा। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में मर्ज हो गया, तो फौजिया लेकिन एज ए जॉब कंटिन्यू कर लिया, तो ठीक है ना। फौजिया मेरे यहाँ ऑलरेडी 2 साल काम कर चुकी है, उस कंपनी में और 1 साल कर ले तो 3 साल पूरा हो गया उसका, वो अपना एक्सरसाइज पीरियड पूरा कर लिया, उसको राइट है शेयर लेने की, ठीक है। अगला हेडिंग है इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला बात तो बोनस शेयर खाली फुल्ली पेड अप शेयर वालों को दिया जाता है। बोनस शेयर का मीनिंग बताइए, फ्री में शेयर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन सा फंड यूज कर सकता है कंपनी, फ्री रिजर्व पड़ा है उसको यूज कर सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको यूज कर सकता है, या सीआरआर अकाउंट में पैसा उसको यूज कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड नो इशू ऑफ बोनस टू बी मेड कैपिटलाइजिंग रिजर्व, हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर है ना, कोई एसेट वैल्यू कट डाउन करते हैं तो रिवैल्यू होता है ना एसेट, ये पार्टनरशिप में बड़े हो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कोई एसेट बढ़ा कोई एसेट घटा तो उससे फायदा या लॉस हुआ, अगर उससे कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप बोनस शेयर देने में यूज नहीं कर सकते। तो आप बोनस देने में किसको किसको यूज कर सकते हो, सिर्फ 3 को, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और सीआरआर अकाउंट। और किसको यूज नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से कोई रिजर्व बना है उसको यूज नहीं कर सकते। कुछ और कंडीशन सर आर्टिकल्स में परमिटेड होना चाहिए, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रेकमेंड करेगा तब उसको ऑथराइज किया जाएगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कॉमन बात था बेटा, शुरू से अब तो बहुत जगह पढ़े हो,
कंपनी कोई भी टाइप का पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। अब ये कोई भी टाइप का पेमेंट का मतलब क्या होता है सर? इंटरेस्ट चुकाने में, प्रिंसिपल चुकाने में लोन का, अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो वो चुकाने में, अगर कोई एम्प्लॉइज का पेमेंट है तो वो चुकाने में, अगर कोई डिवेंचर या प्रेफरेंशियल रिडम्पशन का टाइम आ चुका है तो रिडीम करने में, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया था और अब नहीं दे पा रहा है तो डिक्लेयर डिविडेंड चुकाने में, इन सब में कहीं भी डिफॉल्ट कर रहा है तो सर जी शॉप ये बोनस शेयर इशू नहीं सकता। अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो। फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने का 2 तरीका हो सकते हैं। पहला तो मान लो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कॉल मनी मंगवा, 8 रुपए तक मनी मंगवा चुके हैं, 2 रुपए का कॉल मनी बाकी है, तो कंपनी एक काम करे, पहले 2 रुपए कॉल मनी कॉल कर ले, उसके बाद बोनस शेयर इशू कर दे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके। या फिर ये बोले ठीक है आपसे 10 रुपए नहीं 8 ही रुपए इसका फेस वैल्यू, ठीक है ना, तो हो गया 8 रुपए फेस वैल्यू, यानी फुल्ली 8 रुपए तक आ चुका है पैसा, 8 ही रुपए को हम फेस वैल्यू बना दिया, फुल्ली पेड अप हो गया वो शेयर। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोनस डिक्लेयर कर दिया उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब पहले ढंग से डिसाइड करके अनाउंस करो, ठीक है। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको कैंसिल करके बोनस दे रहे, ये भी अलाउड नहीं है। मतलब पहले बोला डिविडेंड दे रहे, फिर बोला अच्छा ठीक है डिविडेंड हटा तो उसके बदले बोनस दे रहे, इन ल्यू मतलब बदले में। सर डिविडेंड के बदले बोनस नहीं होता, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दियो तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर आप चाहो तो एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स भी दे दो, आपका चॉइस, लेकिन आप डिविडेंड कैंसिल करके बोनस दोगे नहीं चलेगा। ठीक है सर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किए थे तो तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बोनस जब देंगे तो शेयर कैपिटल ऑल्टर होगा मेरा, सर आपका नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ेगा ना, इस बात का आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी का शेयर कैपिटल में कभी भी ऑल्टर हो ऑलवेज आरओसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है। एसेट 7 में और मेमोरेंडम को भी ऑल्टर कर लेना होगा क्योंकि मेरा शेयर कैपिटल कम हो गया, आरओसी को विदिन 30 डेज कवर कर दिया। सर अगर इसका कोई भी रूल टूटा तो सर फाइन पेनल्टी जिंदाबाद, 500 रुपये पर डे का फाइन है, मैक्सिमम 5 लाख और मिनिमम 1 लाख। कंपनी को 5 लाख, डायरेक्टर्स को 1 लाख। सेक्शन 65 लिख दिया नॉट इन सिलेबस तो इग्नोर मारो। सर सेक्शन 66 पे आ जाओ, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। आ कंपनी में रिड्यूस, अब देखो अब तक पढ़ते आए थे ना इंक्रीज अलाउड है, रिडक्शन बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ कंडीशन में अलाउ रखा। कंपनी को कभी करना ही पड़ जाए तो क्या करेगा भाई? सर आपको पहला बात तो ट्राइब्यूनल से उसका अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा, ऐसा पास करना पड़ेगा और मेमोरेंडम को ऑल्टर करना, तीनों काम होना चाहिए तभी आप कैपिटल को रिड्यूस कर सकते। जो लोग एसआर पास किए हो ना, मतलब 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल लियो, हम बोलते हैं चलो मेरी कंपनी में 85% शेयर होल्डर का अप्रूवल दिया तो एसआर पास हो गया, लेकिन जो 15% अप्रूवल नहीं दिया उनका क्या करें? बोलो क्या करना चाहिए? उनको जाने देने का ऑप्शन। एग्जैक्टली, ठीक है, उनको आप जाने देने का ऑप्शन देते, ये बात आगे आएगी। मैनर ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। जो नॉट पेड अप कैपिटल है उसको रिड्यूस करो तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल कम हो गया, मतलब भाई 10 रुपया फेस वैल्यू है, 8 रुपये तक कॉल कर चुकी हो, 2 रुपये कॉल मनी बाकी है तो उसको कैंसिल कर लो, हो गया ना शेयर कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। या फिर कैंसिल एनी पेड अप कैपिटल विथ लॉस्ट इज इन अनप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। आपका कोई पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है ना, पब्लिक इशू लाए थे आप, अब आपके कुछ एसेट्स लॉस हो गए तो आप उससे एडजस्ट कर लो, इन शेयर्स को कैंसिल कर लो, ठीक है। और अगर कोई एक्सेस मान लो 12 रुपये मेरा शेयर है, 12 रुपये का मेरा शेयर इशू, 10 रुपये का मेरा शेयर इशू किया हुआ और 10 रुपये का पूरा पैसा आ भी गया, मतलब फुल्ली पेड अप है, ठीक है। अब कंपनी 8 रुपये का शेयर बनाना चाहते हो उसको तो 2 रुपये क्या करे, वापस लौटा दीजिए सर। तो 3 तरीका है, अगर ऑलरेडी 8 रुपये मंगा चुके हो, 2 रुपये मंगाना बाकी है, उस 2 को कैंसिल कर दो, 8 ही रुपये फेस वैल्यू बना दो। 10 रुपये था, 10 रुपये पूरा ही मंगवा चुके हैं, कोई बात नहीं,
8 रुपया उसका फेस वैल्यू कर लो, 2 रुपया लौटा दो। ठीक है, तो यही मेन बात था और इसमें कोई काम का बात नहीं। मेन काम का बात इसमें एक ही है सर, ट्राइब्यूनल और ऐसा। ठीक है सर, कंपनी ना 2 रुपया माफ कर देना चाहता है शेयर होल्डर का, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई और पेमेंट बाकी नहीं होना चाहिए कंपनी। मतलब कहीं पे पेमेंट डिफॉल्ट करके आप शेयर होल्डर को पैसा माफ नहीं कर सकते सर, है ना। कंपनी को इंटरेस्ट देना बाकी है, या कंपनी का डिबेंचर रिडीम या प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना बाकी है, कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर्ड है पैसा देना बाकी है, एम्प्लॉइज का पैसा देना बाकी है, गवर्नमेंट का पैसा देना बाकी है। अरे सर, आपको लोगों को पैसा देना बाकी है और आप शेयर होल्डर को बोल रहे हो जाओ तुम्हारा पैसा माफ किया, जाओ तुम्हारा कैपिटल कम करके तुमको पैसा लौटा दी। मजाक करते हैं। मतलब आप ओनर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं, बाकी बाहर का पब्लिक मरे जी। ये नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखो कि कंपनी कभी भी शेयर होल्डर को वैसा कोई फायदा नहीं दे सकता जब तक उसके बाहर का कोई पेमेंट्स बाकी हो। ठीक बात। सर, आप ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालोगे कि हमको रिडक्शन करना है, जैसे ही वो ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन जाएगा, ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये बात आरओसी के पास जाएगा, ये बात आपके सारे क्रेडिटर्स के पास जाएगा, ये बात सेबी के पास भी जाएगा। सर जी, सबको खबर होना चाहिए कि आप कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। तो भैया किसी का भी कोई पेमेंट बाकी है तो वो आके पहले कंप्लेन करे ना, कह रहे मेरा पैसा मार के आप शेयर होल्डर को पैसा माफ कर रहे हो। ये तो गलत बात। तो इन सबके पास खबर जानी चाहिए। इन सबको 3 महीने का टाइम मिलेगा अपना ऑब्जेक्शन रेज करने। ठीक बात है सर। ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर कंफर्म, जब इन सबसे कंफर्मिटी आ जाएगा तब ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, जब उसको लगेगा कि सबका उधार चूक गया, किसी का कोई डिस्चार्ज बाकी नहीं, तभी ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, तुमको जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया है ना, उसको तुम भी अपने वेबसाइट पे और सब जगह न्यूज़पेपर में और में पब्लिश करो। सबको देखो, खबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहीं भी छुपा छुपी नहीं हो सकती। कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहा है, इस बात का जानकारी ढिंडोरा पीट पीट के होता है ना, पूरा मतलब माइक लेके रास्ते में निकलते हुए सुनाने। ठीक ना। इसीलिए देखो, जैसे ही ट्राइब्यूनल के पास खबर गया, वो मोटा मोटी सबको खबर कर दिया। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, क्रेडिटर से भी। ठीक है, कंपनी को भी बोल दिया कि अपनी वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में, सब जगह डाल दो, यानी सबको बताओ। ठीक। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, बात का ऑडिटर सर्टिफिकेट भी चाहिए। कंपनी टू डिलीवर द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। हाँ, क्या बोल रहे हो? कंपनी टू डिलीवर कॉपी ऑफ ऑर्डर ट्राइब्यूनल एंड मिनट अप्रूव्ड बाय ट्राइब्यूनल शोइंग द फॉलोइंग विद आरओसी विदिन 30 डेज। कंपनी ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को आरओसी को जमा करेगा विदिन 30 डेज। ट्राइब्यूनल कितना अमाउंट अप्रूव की है, कितना नंबर ऑफ शेयर को कम करना अलाउ की है, अभी अमाउंट ऑफ शेयर बाद में कितना, मतलब पहले कितना था, बाद में कितना हो जाएगा, है ना, कितना रुपया पेड अप है, कितना रुपया उसका वैल्यू बन जाएगा, सब डिटेल तुमको देना पड़ेगा प्राइसिंग के मामले में। लेकिन ये रूल बाईबैक पे एप्लीकेबल नहीं। बाईबैक भी एक टाइप का शेयर कैपिटल रिडक्शन है, लेकिन बाईबैक एक अलग चीज है। बाईबैक में कंपनी क्या कर रहा है, सारे शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हैं, जाओ अपना शेयर हमको वापस दो, हम प्रीमियम पे लेंगे। बाईबैक से अलावा जिस भी रीजन से शेयर कैपिटल कम हो रहा है, वो सब पे ये सब रूल एप्लीकेबल है ऊपर जो कर। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब एक बड़ा अच्छा बात बोला, ये बात आपके कॉमन सेंस पे भी आंसर कर सकते हैं। हम पहले पॉइंट बोलते हैं, देखते हैं आप आंसर करना। कंपनी ना बेटा 10 रुपया का शेयर को 8 रुपया बना दिया, 2 रुपया शेयर होल्डर का माफ कर दिया। अब अचानक 3 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब भी कंपनी में फिर भूत जागा
और वो भूत बोला नहीं 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 नहीं, वो जो 2 रुपया कम किए थे ना, शेयर होल्डर को बोल रहा है 2 वापस अब तुम लो, हम फिर से बढ़ा रहे हैं उसका फेस वैल्यू। क्या ये कर सकते हैं? कॉमन सेंस का आंसर करो। कहानी समझे हम क्या बोला है? अब आंसर करो। मतलब कंपनी फेस वैल्यू रिड्यूस करके शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर लिया था। हाँ। जो 2 रुपया ड्यू था या तो माफ कर दिया, या 2 रुपया पेड किया तो उसको वापस कर दिया। हाँ। हो गया 10 रुपया का 8 रुपया फेस वैल्यू। अब कुछ सालों बाद कंपनी के फिर अंदर एक आत्मा जागी और बोला ये जो 2 रुपया माफ किए हैं ना, ये 2 रुपया वापस किए ना, वापस तो हम इसको 10 रुपया बनाएंगे। सर ये नहीं कर सकता। सही क्या मजाक सुनी जा। जब मर्जी आया तो कम कर दो, जब मर्जी आया तो फिर से बोल दो पैसा दे दो। कंपनी जोक कर रहा है हमारे साथ। ये नहीं कर सकते। तेरे को बोला मेंबर पास्ट और प्रेजेंट शैल नॉट बी लायबल टू एनी कॉल कंट्रीब्यूट एनी शेयर हेल्ड बाय हिम एक्सीडिंग द अमाउंट पेड ऑन शेयर अमाउंट ऑफ शेयर। मतलब जितना रिडक्शन हो गया वो रुपया दोबारा पे करने के लिए वो लोग लायबल नहीं है। अरे ऑब्वियस सा बात है ना सर, बेसिक कॉमन सेंस भी तो ये बोलेगा ना बेटा कि आप ही तो माफ किए थे, अब दोबारा क्यों मांगने हैं? ठीक है। The name of the creditor is not interested in the list of creditor by reason of his own ignorance। हाँ ये बड़ा गजब पॉइंट है। अभी ऊपर बोला था ना सबको खबर कर दो, सब में तुम्हारा क्रेडिटर भी आ रहा था, उस लिस्ट में गलती से क्रेडिटर का नाम डालना भूल गए। अब क्या होगा? कंपनी का डिफॉल्ट है ना बेटा, कंपनी नाम डालना भूल गया क्रेडिटर का। ट्राइब्यूनल बोला कंपनी को कि देखो इनको खबर करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को खबर करो, आरओसी को खबर करो, तुम्हारे सारे क्रेडिटर को खबर करो, सेबी को खबर करो। तो तुम तो बेटा जी क्रेडिटर का लिस्ट बनाए होगे, फौजिया, पवित्रो, राहुल, हम सबका नाम लिखा होगा। हम उसमें फौजिया का नाम लिखना भूल गया। तो अब इसका क्या होगा एक्शन? मतलब फौजिया को हम खबर नहीं किया है, मेरी क्रेडिटर है फौजिया, अब क्या होगा? सर जी कंपनी के जो भी है ना मेंबर लोग, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय आरओसी एंड ऑर्डर डिडक्शन शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट डेट। हर मेंबर को उस फौजिया का जितना पैसा ड्यू है वो चुकाने की इतना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अरे ऑब्वियस सा बात है ना सर, फौजिया को तो खबर होना चाहिए था कि नहीं? फौजिया के क्रेडिटर है पवित्र और राहुल की तरह, तो सर आप उसको खबर नहीं किए। एक काम कीजिए, उसको जितना पैसा चुकाना है सब मेंबर लोग लायबल हो जाएगा, उतना पैसा अरेंज कीजिए और उसको चुकाइए। ठीक है। यानी इसीलिए क्या बोला ना कि ट्राइब्यूनल को जब आप एप्लीकेशन करो ना तो पूरा क्रेडिटर का लिस्ट आपको जमा दे देना है, और अब कोई छूटा तो आप भी डिफॉल्टर में आ जाओगे। ठीक है ना। आज का लास्ट टॉपिक, कंपनी का कोई ऑफिसर है जो कोई बात जानबूझ के छुपा रहा है इस कैपिटल रिडक्शन के टाइम पे, कोई बात को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई कंसीलमेंट कर रहा है, या वही कंसीलमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन है, सीधा सा बात, कोई बात छुपा रहा है या गलत बता रहा है, तो सर सेक्शन 447 लायबल हो जाएगा। सेक्शन 447 क्या पढ़े? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है। ये था, यहाँ तक का था। एक क्लास और बचेगा और ये चैप्टर खत्म। ठीक। तो एक क्लास अपना जो थर्सडे होता है थर्सडे करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बोल दो, हड़बड़ी में नहीं। इस थर्सडे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल से मोटा मोटी अब सबको दुर्गा पूजा इन टाइम सब में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसीलिए अब अगला 4-5 दिन, अगला मंगलवार तक हम क्लासेस को ऑफ रख सकते हैं। लेकिन जो लोग करने को तैयार है, हम तो घर पे बैठे। तो अगर आपको लगता है सर हमको कोई ऐसा नहीं है, थर्सडे को करवा लीजिए क्लास अपनी, तो कर लो एक क्लास, एक चैप्टर डन कर लो। अगला ट्यूसडे क्लास नहीं, तो आपको करना था कि आपको कोई
थर्सडे क्लास करेंगे। फिर नेक्स्ट थर्सडे ही हो, ट्यूसडे वाला क्लास नहीं। अच्छा, क्योंकि इससे Tuesday पहले वो- भी नहीं हो सकता? नहीं उसके बाबू फिर वो एक बार हम भी थोड़ा दुर्गा पूजा फेस्टिव मूड में चला गया, मतलब ये 3-4 दिन हम भी गैप ले रहे हैं। जब हम बंद कर रहे हैं ना तो हम बस सब कुछ बंद कर, ताकि हम भी एकदम 3-4 दिन ना फ्रेश माइंड पे रहे। इसके पहले वैसे भी सैटरडे संडे पड़ेगा, थर्सडे के बाद तो फ्राइडे सैटरडे संडे पड़ेगा। हाँ जी, उसके मतलब पहले हमारा इस थर्सडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन नेक्स्ट थर्सडे से we will continue with some other chapter. एकदम Yeah, ठीक है, yeah, sure. चलो ठीक है। Thank you, sir.